हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वेटनरी एनाटॉमी के एक टॉपिक पढ़ेंगे। अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों का अध्ययन। त्वचा व त्वचा के व्युत्पन्नों का अध्ययन। त्वचा यानी स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स। त्वचा के व्युत्पन्न का मतलब स्किन डेरिवेटिव्स। त्वचा के व्युत्पन्न क्या क्या होते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरण, त्वचा पर उगने वाली संरचनाएं, बाल, त्वचा में जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, सीबेसियस ग्रंथियां, सीबेसियस ग्रंथियां। अन्य ग्रंथियां होती हैं त्वचा में, जैसे मूल ग्रंथि, माइबोमियन ग्रंथि, टार्सल ग्रंथि। इसके अलावा खुर, पंजे, नाखून, खुर, पंजे, नाखून, सींग, ये जो संरचनाएं होती है स्किन की, जो स्किन से बनती हैं, उनको कहते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। तो अध्यावरणी तंत्र जो टॉपिक है, इसमें फर्स्ट जो पोर्शन आ गया, त्वचा या स्किन। पहला इसका भाग है स्किन या त्वचा। क्या है त्वचा? त्वचा शरीर का सबसे बाह्य आवरण है, जो शरीर की सुरक्षा करता है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सॉरी, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। शरीर का क्या बनाता है? बाह्य आवरण, जो सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। त्वचा, जानवरों की जो त्वचा होती है, उनके शारीरिक भार का लगभग 10 से 15% भाग बनाती है। काफी वजन जो है परसेंटेज में हो गया, मान लो 400 किलो की गाय है, तो उसकी स्किन का वजन हो गया लगभग 40 से 50 किलो, 60 किलो तक। जानवरों की त्वचा, अगर मृत जानवर है, उसकी त्वचा उतार रहे हैं, मृत जानवर की त्वचा, त्वचा को उतारना क्या कहलाता है? फ्लाइंग कहलाता है। फ्लाइंग कहलाता है। और जानवरों की त्वचा को क्या कहते हैं? हाइड कहते हैं। जानवरों की जो स्किन होती है, मरने के बाद उतार ली जाती है, उसे कहते हैं हाइड, उसे हाइड कहते हैं। तो दो टर्म्स यहां हो रही हैं। मरे हुए जानवरों की खाल उतारने की क्रिया को कहते हैं फ्लाइंग, और जानवर की त्वचा या जानवर की खाल को कहते हैं हाइड। त्वचा को उतारने के बाद क्या किया जाता है? त्वचा से चमड़ा बनाया जाता है। स्किन एक एनिमल बाई प्रोडक्ट है, जानवरों के शरीर का एक उप उत्पाद है। तो त्वचा से चमड़ा बनाने की क्रिया, चमड़ा यानी लेदर, टैनिंग कहलाती है। टैनिंग वो प्रक्रिया है, टैनिंग, जिसके द्वारा स्किन से लेदर तैयार किया जाता है। लेदर तैयार करने में स्किन में जो फैट है और जो सड़ने वाली प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो चीजें हैं, ससेप्टिबल चीजें हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे क्रोमियम के लवणों में डुबोया जाता है स्किन को, काफी दिनों तक इसका ट्रीट किया जाता है, केमिकल से विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, मुख्यतः क्रोमियम लवण। जैसे कैटगट का
अवशोषण टाइम को या एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ा दिया जाता है क्रोमियम से उपचारित करके। वैसे ही जब स्किन से लेदर बनाया जाता है तो उसमें भी क्रोमियम के साल्ट का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम के साल्ट इसको सड़ने से रोकते हैं, इसके प्यूट्रिफिकेशन से रोकते हैं, ताकि चमड़े की चीजें जो बेल्ट है, पर्स है, इस तरह की वस्तुएं तैयार हो सके और वो सड़े नहीं, उनमें कोई प्यूट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन पर ग्रो नहीं करे। जो त्वचा होती है जानवरों की जिस पर बाल या रोम पाए जाते हैं, बाल या रोम या फिर फर पाए जाते हैं। फर क्या होते हैं? घने जो बाल होते हैं मुलायम जानवरों के शरीर पर, उसे फर कहते हैं। फर जैसे खरगोश पर पाए जाते हैं। तो बाल, रोम या फर जिस स्किन पर उपस्थित होता है उसे उतार लिया जाता है, तो ऐसी स्किन को पेल्ट कहते हैं। तो पेल्ट और हाइड में क्या फर्क है? मरे हुए जानवर की स्किन कहलाती हाइड, और हाइड के ऊपर बाल नहीं पाए जाते, इसके बालों को हटा लिया जाता है। जबकि पेल्ट बाल समेत या रोम समेत होती है। पेल्ट क्या होता है? पेल्ट मुख्यतया कराकुल भेड़ के मेमनों से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के मेमने को जन्म के 24 से 48 घंटे के भीतर गर्म पानी में डाल करके उसकी त्वचा को उतार लिया जाता है, अथवा गर्भावस्था में जो नियर टू पाचुरेशन, प्रसव के नजदीक होता है, तो उस अवस्था में मेमने को गर्भ से निकाल करके और मेमने की स्किन को उतारा जाता है। ये मुलायम स्किन होती है। इस मुलायम स्किन का उपयोग महंगे पर्स और इनके उत्पादन में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्किन। तो नर की जो त्वचा होती है, नर की त्वचा मादा से मोटी होती है। ये हार्मोन का फैक्टर होता है। नर की जो स्किन होती है मादा से मोटी होती है। त्वचा क्या क्या कार्य करती है? एक तो त्वचा शरीर का बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है। त्वचा दाबग्राही, दाबग्राही त्वचा में पेसिनियन की कणिकाएं होती हैं। पेसिनियन की कणिकाएं जो क्या होती हैं? दाबग्राही। प्रेशर को महसूस कर सकते हैं स्किन के द्वारा। तापग्राही, ठंडे और गर्म को महसूस किया जा सकता है स्किन से। दर्द संवेदी, दर्द संवेदी, पेन को महसूस किया जा सकता है स्किन से, क्योंकि इसमें एलजेसी रिसेप्टर्स होते हैं जो दर्द को, तंत्रिकाएं होती हैं प्रचुर मात्रा में जिनसे दर्द को महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा जलरोधी होती है। पानी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता स्किन के अंदर डायरेक्टली, जलरोधी होती है। इसके अलावा जीवाणुरोधी होती है। बैक्टीरिया अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। स्पर्शग्राही होती है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो त्वचा ये सब कार्य करती है। त्वचा शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय भी है। ज्ञानेंद्रिया 5 होती हैं, जिन अंगों की सहायता से हमारा शरीर बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। और त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। तो स्किन क्या है? स्पर्शग्राही भी है। इसमें कुछ संवेदी संरचनाएं पाई जाती है जो स्पर्श को एहसास कराती है। अब हम पढ़ेंगे त्वचा की संरचना। त्वचा की संरचना तो देखिए, त्वचा इस तरह से 3 परतों की बनी हुई होती है। सबसे जो बाह्य परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये पतली परत होती है, ये है एपिडर्मिस, या इसे हिंदी में कहते हैं अधिचर्म। ये होती है डर्मिस।
और इसे कहते हैं चर्म। इसके नीचे वसा का स्तर होता है, फैट लेयर होती है, फैट डिपोजिशन होता है। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो स्किन के हम अगर सेक्शन काटें तो 3 परतें दिखाई देती है। सबसे बाह्य जो परत है वो एपिडर्मिस है, इसके अंदर है डर्मिस, और इसके अंदर है, इसके नीचे है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य स्तर होता है, जिसका सबसे बाहरी स्तर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, वो सल्की होता है, उसकी कोशिकाएं गिरती रहती हैं, जिसको इक्डाइसिस बोलते हैं। अभी हम एक एक को पढ़ेंगे। डर्मिस में रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे श्वेत ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है, इस तरह से डर्मिस में इस तरह से होती है। बाल या रोम है, ये भी डर्मिस के अंदर इस तरह से पाए जाते हैं। तो ज्यादातर ग्रंथियां, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं सब इसमें डर्मिस में होती हैं, और डर्मिस की मोटाई एपिडर्मिस से ज्यादा होती है। अब हम एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या अधिचर्म। एपिडर्मिस, अधिचर्म। एपिडर्मिस या एपिडर्मिस या अधिचर्म सबसे बाह्य स्तर होता है त्वचा का। यह स्तरित उपकला का बना होता है। स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, स्तरित उपकला का बना होता है। एपिडर्मिस में रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती हैं। एपिडर्मिस में रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती हैं। एपिडर्मिस या अधिचर्म सबसे मोटी कहां पाई जाती है? सबसे मोटी अधिचर्म की जो परत होती है, या तो पाम्स पर होती है, हथेली पर, या तलुओं पर, यानी हथेली और तलुओं पर सबसे मोटी अधिचर्म पाई जाती है। और सबसे पतली कहां होती है? सबसे पतली होती है आंख के कॉर्निया में। आंख के कॉर्निया पर सबसे पतली अधिचर्म होती है, सबसे मोटी अधिचर्म हथेली अथवा तलुओं पर। सबसे मोटी तलुओं पर। अगर ज्यादा जहां फ्रिक्शन होगा, वहां फ्रिक्शन ज्यादा होने पर शरीर के जिस अंग में घर्षण ज्यादा होता है, वहां पर अधिचर्म या एपिडर्मिस अपने आप मोटी हो जाती है। एपिडर्मिस की हम संरचना पढ़ें तो इसमें 5 स्तर होते हैं। अधिचर्म की संरचना में कौन कौन से 5 स्तर होते हैं? सबसे पहला और सबसे नीचे का स्तर जो डर्मिस के ऊपर स्थित होता है, जस्ट चर्म के ऊपर, और इसमें हम इस तरह से कोशिकाएं भी दर्शाएंगे, क्योंकि जिन कोशिकाओं में आपने केंद्रक दर्शा दिया, केंद्रक दर्शाने का अर्थ है कि वो कोशिकाएं जीवित हैं। केंद्रक विहीन कोशिकाएं मृत मानी जाती हैं, क्योंकि केंद्रक की अनुपस्थिति से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्तर जो होता है, प्रथम स्तर, ये जीवित होता है, इसे अंकुरण स्तर, अंकुरण स्तर कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम, अंकुरण स्तर। यहां से
यहां इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे होती है डर्मिस। डर्मिस, और डर्मिस पर कौन वृद्धि कर रहा है, एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर। इसके ऊपर जो कोशिकाओं की जो परत होती है, यानी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के ऊपर जो कोशिकाओं की परत होती है, इसे कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम यानी सूल स्तर। सूल स्तर, इसके ऊपर यानी सूल स्तर के ऊपर जो कोशिकाओं की परत होती है या जो लेयर होती है, वो होती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कणिकाएं। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसे कहते हैं कणी स्तर। कणी स्तर के ऊपर जो कोशिकाओं की परत होती है, वो एक विशेष प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन का नाम है एलाइडिन प्रोटीन। और ये जो स्तर है, इसे कहते हैं स्वच्छ स्तर। और स्वच्छ स्तर को कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटम। स्ट्रेटम ल्यूसीडम। स्ट्रेटम ल्यूसीडम। ये पानी को अंदर नहीं जाने देता। इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है एलाइडिन प्रोटीन, और ये जलरोधी परत होती है। जलरोधी। सबसे बाह्य जो परत है त्वचा की, एपिडर्मिस के बाहरी बाहर कटी फटी कोशिकाएं स्केली सेल्स होती हैं इस तरह से। और ये वाला जो स्तर है सबसे बाहरी, इसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का मतलब होता है हिंदी में इसे किरण स्तर कहते हैं। एपिडर्मिस की 5 परतें होगी। पहली परत होगी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम यानी अंकुरण स्तर। यहां से एपिडर्मिस का अंकुरण होता है, यहां से बनना चालू होती है। दूसरा स्तर हो गया सूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तीसरा स्तर हो गया स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेनुल्स का मतलब कणी स्तर। अगला स्तर हो गया इसमें स्ट्रेटम ल्यूसीडम यानी स्वच्छ स्तर। और अंतिम जो सबसे बाहर है उसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला स्तर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, दूसरा सूल स्तर, तीसरा कणी स्तर, चौथा स्वच्छ स्तर और पांचवा किरण स्तर। सबसे बाहर किरण स्तर। दोनों महत्वपूर्ण कैसे हैं? सबसे आंतरिक जो स्तर होता है ये जीवित होता है, ये हमेशा जीवित होगा। यहां से ये बनना शुरू होती है, ये डर्मिस के अटैच में होता है, इसके नीचे जस्ट डर्मिस होता है। और सबसे बाह्य स्तर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर संरचनाएं हैं खुर, नाखून, सींग, ये इसी की स्ट्रेटम कॉर्नियम की ही बनी हुई होती हैं। दूसरी बात, इससे कोशिकाएं गिरती रहती हैं, कोशिकाएं मृत होकर के, क्योंकि उनमें किसका जमा हो जाता है? किरेटिन का। शरीर की किसी भी सतह पर या शरीर की किसी भी संरचना में अगर किरेटिन का जमा हो जाता है तो वो संरचना डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। और मृत किरेटिन चूंकि एक प्रोटीन होता है, किरेटिन के जमाव को किरेटिनीकरण या किरेटिनाइजेशन कहते हैं। तो किरेटिन के जमाव से वो डेड हो जाती है। तो सबसे बाह्य जो स्तर होता है उसकी कोशिकाएं हटती रहती हैं अपने आप। हम जो जानवरों में खुरैरा करते हैं या ग्रूमिंग करते हैं, तो ग्रूमिंग के दौरान जो डेड सेल्स है वो हटती हैं, वो इसी स्तर की होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की सेल्स हटती रहती है, लगातार हटती रहती हैं और डेड होकर के सांप की जो केंचुली होती है या कुछ जानवरों की केंचुली आपने देखी होगी, वो इसी स्तर की बनी हुई होती है, स्ट्रेटम
कॉर्नियम की, जो ऑटोमेटिक हटती रहती है। चूंकि हमारी ये स्ट्रेटम कॉर्नियम या जानवरों की स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाएं टूटी फूटी रहती हैं, इसलिए समय समय पर हटती रहती हैं, और इनका हटना इक्डाइसिस कहलाता है। इक्डाइसिस को कहते हैं निर्मोचन। क्या कहते हैं? निर्मोचन। तो बाह्य स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाएं हटती रहती हैं, इसे क्या कहते हैं? निर्मोचन। तो हमने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर, संरचना पढ़ ली एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस में खास क्या बात हो गई? एक तो रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं, सबसे बाह्य स्तर होता है। एपिडर्मिस या अधिचर्म स्तरित उपकला की बनी हुई होती है। सबसे मोटी जो एपिडर्मिस होती है वो तलुओं की या हथेली की होती है, और सबसे पतली एपिडर्मिस होती है वो कॉर्निया की होती है। अगला जो हम पढ़ेंगे डर्मिस। डर्मिस को क्या कहते हैं? चरम भी कहते हैं या कोरियम भी कहते हैं। कोरियम या चरम कहते हैं। डर्मिस जो स्तर होता है, इसकी संरचना पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है। एक तो अधिचर्म से ये मोटी होती है, अधिचर्म से मोटा स्तर होता है, पहली बात। दूसरी बात, चरम में या डर्मिस में क्या क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं बहुत सारी, जैसे श्वेत ग्रंथि है, पसीने वाली ग्रंथि है, सीबेसियस ग्रंथि है, पेरिनियल ग्रंथि है, मोल ग्रंथि है, सारी ग्रंथियां इसमें पाई जाती। ग्रंथियां व रोम की जड़, रोम या बाल की जड़ पाई जाती है, रोम या बाल की जड़ इसमें पाई जाती है। रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी डर्मिस को काटने से खून निकलता है, इसमें रक्त की केशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां व तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो डर्मिस की खास खास बात हो गई। डर्मिस मोटा स्तर होता है, डर्मिस में ग्रंथियां पाई जाती हैं, सारी ग्लैंड्स, रोम की जड़, रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं। डर्मिस के नीचे जो स्तर होता है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये बातें मैं बता रहा हूं। हाइपोडर्मिस में ध्यान रखना है, एक तो ये वसा का स्तर होता है, वसा का स्तर। और ये कौन से ऊतक का बना होता है? ये एडिपोस ऊतक का बना होता है, एडिपोस ऊतक का, एडिपोस टिश्यू का बना होता है। और जानवरों में ये मोटा हो जाता है कई बार, तो मोटे स्तर को कहते हैं पेनिकुलस, पेनिकुलस एडिपोसस, एडिपोसस। पेनिकुलस एडिपोसस क्या होता है? त्वचा के नीचे वसा का स्तर होता है, जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे, त्वचा के नीचे यानी हाइपोडर्मिस। और जो मोटा स्तर होता है जानवरों में, पशुओं में, उसे कहते हैं पेनिकुलस एडिपोसस। और ये कौन से ऊतक का बना होता है? एडिपोस टिश्यू का बना होता है। और मुख्यतया जो ये फैट होती है, ये वसा जो होती है ये व्हाइट फैट होती है, अधिकांशतया ये व्हाइट फैट होती है। इसकी गोलिकाएं बड़ी होती है, ये श्वेत वसीय ऊतक होता है। हाइपोडर्मिस, वापस बना रहा हूं मैं, ये एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस हो गई, और ये हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस यानी फैट का स्तर। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे मसल्स पाई जाती है, पेशियां पाई जाती हैं, इस तरह से मसल्स पाई जाती है, पेशियां। ये पेशियां एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं टेला सबक्यूटेनिया, टेला सबक्यूटेनिया, टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया नाम की संरचना से ये मसल्स त्वचा से या स्किन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए तो जानवर जैसे उनके ऊपर मक्खी बैठती है वैसे त्वचा को हिला लेते हैं अपने आप। हमारी जो स्किन है इसमें ये संरचना नहीं पाई जाती, हमें अपनी स्किन को अपने आप हिलाना नहीं आता, क्योंकि ये मसल्स हमारी या तो अवशेषी हैं या अनुपस्थित हैं।
पशुओं में कान की पेशियां भी विकसित होती है, कर्ण पेशियां। हमारे कानों में अवशेषी हो गई कान की पेशियां, क्योंकि कानों का इस्तेमाल कम कर दिया जब से मानव ने खड़ा होना प्रारंभ किया, मानव के विकास के उद्विकास के दौरान, तब से हाथों का इस्तेमाल ज्यादा हो गया और कानों को अपने आप हिलाना बंद कर दिया। कर्ण पेशियां कैसी हो गई? अवशेषी हो गई। जानवरों में आज भी कर्ण पेशियां कार्यशील होती हैं, अपने आप अपने कानों को हिला सकते हैं। तो ये जो टेला सबक्यूटेनियस संरचना है, ये पेशी को किससे जोड़ती है? त्वचा से या डर्मिस से जोड़ती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे त्वचा की व्युत्पन्न, स्किन डेरिवेटिव। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं इसमें त्वचा के व्युत्पन्न, स्किन डेरिवेटिव। कौन कौन से व्युत्पन्न पढ़ेंगे? पहला, बाल या रोम, इंग्लिश में कहते हैं हेयर। हेयर, भेड़ के शरीर पर जो आवरण होता है रोम का, उसे कहते हैं ऊन, और पूरे आवरण को बोलते हैं फ्लीस। फ्लीस। और इस ऊन को काटने की क्रिया कहलाती है शियरिंग। ये तो होगी भेड़ की बात। भेड़ के अलावा अन्य जानवर जैसे बकरी है, बकरी पश्मीना प्राप्त होती है। पश्मीना क्या हो गई? पश्मीना एक तरह के रोम या बाल हो गए, ऊन नहीं कह सकते पश्मीना को। कश्मीरी बकरी जो चेंगू और चांगथांगी है, उसके ऊपर मुलायम बाल पाए जाते हैं जिनको पश्मीना कहते हैं। पश्मीना से शॉल बनाई जाती है, काफी महंगी होती है। जैसे जोरिया है, काठियावाड़ी भेड़ से प्राप्त होती है। जैसे कुछ एक टर्की में अंगोरा जो बकरी है, अंगोरा गोट, उससे मोहेर प्राप्त होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के रेशे हैं या बाल हैं, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। हम पढ़ रहे हैं बाल त्वचा के व्युत्पन्न के रूप में। तो बाल या रोम की संरचना देखो इस तरह से होती है। ये हेयर शाफ्ट और ये होता है हेयर बल्ब। ये हेयर बल्ब, ये काय में धसा रहता है, ये डर्मिस में घुसा हुआ होता है। यहां पर क्या होती हैं? ये रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं। ये वाला भाग कहलाता है बाल का शाफ्ट, ये वाला कहलाता है शीर्ष। ये वाला भाग जो बल्ब होता है, हेयर बल्ब, ये धसा होता है स्किन के अंदर। इससे एक पेशी अटैच रहती है रोम से। ये पेशी इस बाल को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिसको बोलते हैं एरेक्टर पिलाई पेशी। कौन सी पेशी होती है जो रोम के खड़े होने के लिए या बाल के खड़े होने के लिए जिम्मेदार है? एरेक्टर पिलाई पेशी। ये पेशी कब खड़ा करती है बाल को या रोम को? जब एड्रिनलिन हार्मोन का प्रभाव होता है। एड्रिनलिन हार्मोन का प्रभाव, ये हार्मोन संकटकालीन हार्मोन होता है, करो या मरो का हार्मोन होता है। जब डर लगता है या ठंड लगती है, उस समय इस हार्मोन के प्रभाव के कारण ये जो एरेक्टर पाइलाई मसल है, ये पेशी रोम को खड़ा कर देती है। तो बाल खड़े हो जाते हैं, या तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए या फिर ठंड के मारे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब हुआ एड्रेनलिन हार्मोन ने इस पेशी को कार्यशील बनाया, तो रोंगटे या बाल खड़ा हो जाता है। तो ये बाल या रोम की संरचना हो गई। बाल या रोम का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ट्राइकोलॉजी। ट्राइको शब्द किसके लिए आता है? ट्राइको शब्द आता है रोम या बाल के लिए। तो बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजिस्ट कौन होता है? बाल रोग विशेषज्ञ। आगे हम बात करते हैं इसमें रोम या बाल की। बाल या रोम किसके बने होते हैं? कीरेटिन के। कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं बाल या रोम। कीरेटिन प्रोटीन के जमाव के कारण बाल क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। तो बाल या रोम कैसे होते हैं? मृत। इनमें कोई रक्त की और तंत्रिकाओं की सप्लाई नहीं होती है, यानी बाल को काटते समय कोई ब्लड
या खून नहीं आता और कोई दर्द भी नहीं होता क्योंकि ये मृत है। बालों को काटना, बालों को काटना क्या कहलाता है? क्लिपिंग कहलाता है, क्लिपिंग कहलाता है। बालों को काटना क्या कहलाता है? क्लिपिंग। कब करते हैं क्लिपिंग? जब जानवरों के शरीर पर बाह्य परजीवी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमें क्लिपिंग करनी पड़ती है। जू, टिक्स, माइट्स, लाइस, इन ई कंडीशन में क्लिपिंग करनी पड़ती है। बाल या रोम स्पर्शांग का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? स्पर्शांग। कैसे? जैसे नासा छिद्र है, नासा छिद्र है, नासा छिद्र में कुछ भी घुस रहा है तो उसको महसूस कौन कराता है? रोम या बाल। कर्ण छिद्र है, कान में कर्ण छिद्र है। होठों के पास, होठों के पास जो बाल होते हैं ये क्या करते हैं? स्पर्शांग का कार्य करते हैं। यानी कि ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदनाओं को। आंखों के पास, आंखों की जो बरौनियां होती हैं या आंखों के जो बाल हैं ये भी स्पर्शांग का कार्य करते हैं। कोई वस्तु अंदर नहीं जा सकती इन अंगों में, यानी संवेदी अंग का कार्य करते हैं या संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। खरगोश में जो पाए जाते हैं आगे ऊपरी होंठ के ऊपर, उनको विब्रिशी बोलते हैं। ये एंटीना की तरह कार्य करते हैं। जब खरगोश की विब्रिशी को काट दिया जाता है तो वो जिस साइड का विब्रिशी काटा है उसके अपोजिट साइड में घूमने लग जाता है, यानी उसका चलन अनिश्चित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि बाल का कार्य सिर्फ और सिर्फ बाल का कार्य शरीर के ऊपर आवरण बनाना ही नहीं है, अन्य कार्य भी हैं रोम या बाल के कार्य। जैसे कुछ शीत आवासित जंतु होते हैं, शीत आवासित जंतु होते हैं, उनमें बाल या रोम ठंड से सुरक्षा करता है। जैसे याक, याक और जो ध्रुवीय प्रदेशों में या हिमालयन क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर घने बालों का आवरण पाया जाता है और घने बालों के आवरण को कहते हैं पेलेज। पेलेज, पेलेज किसे बोलते हैं? पशुओं के शरीर पर बालों के आवरण को पेलेज कहते हैं और इससे ठंड से सुरक्षा होती है उनकी। पक्षियों के शरीर पर भी पंखों का आवरण होता है, उसे प्लूमेज कहते हैं। प्लूमेज, ये दो टर्म्स हो गई। पेलेज पशुओं के शरीर पर बालों का आवरण, पक्षियों के शरीर पर जो पंखों का आवरण होता है उसे प्लूमेज कहते हैं। पेलेज और प्लूमेज। आगे हम अगली जो पढ़ रहे हैं, अगला जो त्वचा का व्युत्पन्न पढ़ेंगे बाल के बाद वो है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, क्या क्या खास बात है स्वेद ग्रंथि की? स्वेद ग्रंथि इस तरह से होती है, इस तरह से, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? कुंडलित, कुंडलित नलिकाकार, कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि। ये पसीने की ग्रंथि होती है। क्या बनाती है? ये पसीना स्रावित करती है। पसीना त्वचा में या डर्मिस में घुसी हुई होती है, इसमें पसीना बनता है और ये तापग्राही होती है। कैसी होती है? तापग्राही। तापमान को ग्रहण करने से यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को मायोएपिथेलियल कोशिकाएं कहते हैं और इनमें क्या हो जाता है? संकुचन, जिससे ये पसीना गर्मी के कारण बाहर आता है। और पसीना कब बाहर आता है? जब शरीर का तापमान नियंत्रण करना हो। यानी पसीना ग्रंथियों से निकल करके स्किन के ऊपर फैलता है। स्किन के ऊपर फैलने से उसका वाष्पन होता है और वाष्पन की गुप्त उष्मा के कारण ठंडक महसूस होती है। जब कोई बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में तोड़ी जाती है तो ये उष्मा शोषीय विक्रिया होती है जिसके दौरान ठंडक उत्पन्न होती है। तो यहां भी वही सिद्धांत है। स्किन के ऊपर जो पसीना है, पसीने में क्या होता है? जल ज्यादा होता है। पसीने में 98 से 99% क्या होता है? जल। जल के अलावा क्या क्या होता है?
इसमें यूरिया भी होता है बहुत कम मात्रा में, नमक या NaCl भी होता है, यानी विभिन्न प्रकार के साल्ट भी होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया भी होता है। ये पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसके दो उद्देश्य हैं। एक तो स्किन से जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें त्वचा की बाह्य सतह पर लाता है, और दूसरा क्या कार्य है, दूसरा कार्य है इसका ठंडक उत्पन्न करना। तो त्वचा का तापमान या शरीर का तापमान नियंत्रण करने में पसीने का योगदान है। पसीना श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। श्वेत ग्रंथियां कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां हैं जो कि स्किन में स्थित होती हैं। श्वेत ग्रंथियां सबसे ज्यादा, जैसे बात करें अपन गाय और भैंस की, तो गाय में श्वेत ग्रंथियां ज्यादा पाई जाती है, भैंस में श्वेत ग्रंथियां कम होती हैं। भैंस का रंग डार्क होने के कारण भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया कि श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स भैंस में कम पाई जाती है, इसलिए भैंस को दिन भर में एक बार लौटने के लिए पानी या कीचड़ चाहिए। पानी या कीचड़ में लौटने से भैंस का एस्ट्रस साइकिल नियमित रूप से बना रहता है। जिन क्षेत्रों में भैंस को लौटने के लिए पानी नहीं दिया जाता या पानी अनुपस्थित होता है या उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में भैंसों में एनेस्ट्रस या फिर प्रजनन संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए वैसे भैंस गर्म प्रदेश का जंतु है, और भैंस जो हमारे जो पाली जाती हैं उनको पानी की भैंसें कहते हैं। पानी की भैंसें इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मी के दौरान इन्हें दिन में कई बार पानी या कीचड़ की आवश्यकता होती है लौटने के लिए। नदीय भैंसें कहते हैं इनको। तो गाय और भैंस में क्या अंतर हो गया, गाय के लिए जो तापमान है, जो वातावरणीय तापमान है, गाय सहन कर लेती है, भैंस सहन नहीं कर पाती है। और गाय में श्वेत ग्रंथियां अधिक होती हैं, भैंस में कम होती हैं। पसीने की ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथियां, तो पसीने में 98 से 99% क्या होता है, जल होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अगला जो हम अगली जो त्वचा की व्युत्पन्न पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इसको यहीं पर स्टॉपेज दे रहे हैं। धन्यवाद।